हेलो लर्न टू इन्वेस्ट के एक और वीडियो में इन्वेस्टमेंट थीम्स वीडियो में आपका स्वागत है। लेट्स स्टार्ट अनदर थीम। इतने दिनों से बहुत सारे थीम्स पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है और आपको भी आ रहा होगा, लर्निंग मिल रही होगी एंड आप मेरे लर्निंग पे ना अपनी लर्निंग को और बिल्ड कर रहे होंगे। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना, इट इज़ प्योरली एंड प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस। आई हैव नो इंटेंशन कि मैं आपको स्टॉक का नाम दूँ ताकि आप उसमें इन्वेस्ट कर लें और आपके पैसे लग जाएं या आपके पैसे बन जाए, क्योंकि ये दोनों लगना और बनाना ये आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। मेरा काज क्या है कि मुझे आपको एक प्रोसेस बताना है और उस प्रोसेस को अगर डिसिप्लिन वे में फॉलो करेंगे तो पैसा लगने का चांसेस कम होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने उस चीज़ की जिम्मेदारी खुद ली है। तो इन्वेस्टमेंट थीम्स के बहुत सारे वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसा कि लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि आई हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट थीम्स रिकॉर्डिंग बिकॉज मुझे भी एक अलग मज़ा आने लग गया है इन्वेस्टमेंट थीम्स के बारे में समझने में और उन्हीं स्टॉक में पार्टिसिपेट करने में जिसमें थीमेटिकली रीज़न है पार्टिसिपेट करना। तो आज के जो इन्वेस्टमेंट थीम है ना, ये भी कोई नया थीम नहीं है, ये थीम काफ़ी दिनों से चल रहा है, बट मुझे लगा कि ये थीम कवर होना चाहिए बिकॉज ये थीम के अराउंड में और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे जो हमको पता रहना चाहिए। अच्छा, बाय द वे, इन्वेस्टमेंट थीम जब पता रहता है ना, तो जब मार्केट गिरता है, जैसे अभी मार्केट कुछ दिनों से गिर रहा है, अब मार्केट जब गिरता है ना, तो आपको वो स्टॉक अवेलेबल हो जाते हैं नीचे के लेवल पे जहाँ पे कोई ना कोई थीम है और नीचे के लेवल पे आप फिर बाई करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। बिकॉज अगर थीम नहीं पता होगा तो फिर स्टॉक लेने का हिम्मत आना बड़ा मुश्किल है। तो आज का जो थीम है वो मल्टीपल वीडियोस के पार्ट बनेंगे। आज जो हम चालू करेंगे वो है पावर यूटिलिटीज, पावर सेक्टर, इस पे फोकस करेंगे और बेसिक लेवल पे पावर क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक एक पावर जो सेगमेंट है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये थीम 2-3 वीडियो में स्प्रेड होगा बिकॉज बड़ा सेक्टर है, पावर बहुत बड़ा सेक्टर है और उसको एक वीडियो में कवर करना एक्चुअली जस्टिफाइड नहीं हो रहा था। सो आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड टुडे और इन द मीनवाइल मेरी जो टीम है वो और स्टडी कर रही है ताकि हम और फर्दर वीडियो रिकॉर्ड कर सके। ये वीडियो चालू करने से पहले थैंक यू सो मच मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, और अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब, बिकॉज दिस विल डेफिनेटली टेल यूट्यूब कि ये बंदा सीरियस काम कर रहा है एंड इट विल बेनिफिट ऑल ऑफ यू। नंबर 2, थैंक यू टू ऑल दी रिसर्च फर्म्स जो बहुत अच्छा रिपोर्ट बनाते हैं, खासकर ब्रोकर्स जो अच्छा रिपोर्ट बनाते हैं और हम उनसे भी सीख पाते हैं और उनसे कुछ कंटेंट लेके क्रेडिट देते हैं और आपको प्रेजेंट करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे टीम मेंबर्स जो दिन रात लगे रहते हैं आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने में, मुझे हेल्प करते हैं। तो थैंक यू सो मच टू माय लवली टीम मेंबर्स फॉर वर्किंग हार्ड। चलिए, पावर यूटिलिटीज सामने, प्रेजेंटेशन सामने में, आगे बढ़ते हैं। पावर यूटिलिटीज, तो सबसे पहला स्लाइड जो है ना वो हमको पूरा पावर यूटिलिटी इकोसिस्टम को एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा। पहला जो स्टेजेस है, पहला है जनरेशन, कि पावर जनरेट होता है, जो पावर प्लांट होते हैं वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दूसरा ट्रांसमिशन, कि ये जो पावर जो जनरेट हुआ है ये ट्रांसमिट होता है फ्रॉम अ लो वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी टू हाई वोल्टेज फॉर एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट। ये जो ट्रांसमिशंस है, ये जो ग्रिड्स हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएटेड है, ये उस पावर जो जनरेट हो रहा है उसको कैप्चर करते हैं और उसको दूसरे लोकेशन में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ट्रांसमिशन लाइंस कैरी इलेक्ट्रिसिटी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये टिपिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप देखते होंगे जब आप ट्रैवल कर रहे हैं हाईवे वगैरह में, तो बड़े बड़े आपको टावर नजर आएंगे जहां से तार लगे हुए हैं, वो बेसिकली ट्रांसमिशन हो रहा है। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन, कि डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हो गया कि जो पावर आया, जो हाई वोल्टेज में आया, उसको फिर वापस से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना, जिसमें ट्रांसमीटर का रोल है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन अल्टीमेटली लो वोल्टेज में घर घर तक जाता है। तो जनरेट होता है, ट्रांसफर होता है और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है लो वोल्टेज में। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलर वो हो गया, चाहे वो आम कंज्यूमर हुआ, चाहे कमर्शियल इंटरप्राइजेस हो गए, जहां पर पावर आता है और फिर वो पावर को कंज्यूम करते हैं और कंजम्पशन के हिसाब से पावर का बिल जनरेट होता है, जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम से जानते हैं। और फाइनली कंज्यूमर कौन हुआ? वो कंज्यूमर हुआ जो कंज्यूम करता है। रिटेलर का मतलब हो गया जो कंज्यूमर तक पावर को लेके जाता है, और कंज्यूमर हो गया जो कंज्यूम करता है पावर को फॉर मल्टीपल पर्पसेस। तो ये वैल्यू सिस्टम आपको समझ में आ गया। अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो पहला हो गया फ्यूल। फ्यूल कितने तरह के होते हैं? फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये हो गया नेचुरल। उसके बाद रिन्यूएबल्स में विंड, सोलर, हाइड्रो, बायोमास।
एथेनॉल वगैरह। उसके बाद आ गया न्यूक्लियर, ओके, ये 3 मेजर फॉर्म ऑफ फ्यूल है। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर में कंपोनेंट्स क्या क्या, फिजिबिलिटी स्टडी एंड डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन, ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, एनर्जी स्टोरेज। ये हर कंपोनेंट के अंदर में इंडिविजुअल कंपनीज हो सकती है या एक कंपनी मल्टीपल कंपोनेंट में भी हो सकती है जो एक्चुअल में उस कंपोनेंट को ड्राइव करती है। तीसरा ट्रांसमिशन, तो एसेट प्लानिंग, कहाँ से क्या ट्रांसमिशन होगा, इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ईपीसी प्रोजेक्ट्स भी कहते हैं उसको, ऑपरेशंस, मेंटेनेंस। फिर डिस्ट्रीब्यूशन में मीटरिंग, मीटर जो घर पे हमारे मीटर लगे हुए हैं या जो फैक्ट्री में मीटर लगे हुए हैं, मेंटेनेंस डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके बाद सर्विस लोकेशन, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो सकता है, कमर्शियल हो सकता है, रेसिडेंशियल हो सकता है। बल्क पावर ग्रिड, तो ये जो ट्रांसमिशन है इसमें बल्क पावर ग्रिड कंज्यूम होता है, इसको यूज किया जाता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस। इसमें रेगुलेटरी और स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंस। तो ये पूरा जो पावर का इंडस्ट्री है ना, उसमें इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, अब वैल्यू चेन के पार्टिसिपेंट्स बोल लीजिए, और हर कंपोनेंट के अंदर में कोई ना कोई एक कंपनी जुड़ी हुई है या मल्टीपल कंपोनेंट्स में भी एक कंपनी जुड़ी हुई हो सकती है। तो ये कंपोनेंट्स हमको याद रखना है, बिकॉज यहाँ से हम जो भी स्टडी करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि ये कंपनी जो है, किसी भी कंपनी का जो स्टडी करेंगे तो ये किस कंपोनेंट को बिलोंग करती है और क्या वो कंपोनेंट ग्रो कर रहा है या ग्रो नहीं कर रहा है। तो इंडिया का लैंडस्केप स्टडी करते हैं तो इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और तकरीबन 446 गीगावाट का इसका कैपेसिटी एज ऑन 30 जून। ये इंडिया के अंदर में पावर जनरेशन बहुत ज़बरदस्त ग्रो किया है पिछले 30 साल में, 6.8% से ग्रो किया है, विच इज़ क्वाइट हाई। और अभी अगर मैं पिछले कुछ सालों से देखूं, द ग्रोथ हैज बीन फार हायर देन द हिस्टोरिकल ग्रोथ ऑफ इनिशियल ईयर्स। तो टोटल एफडीआई जो पैसा इन्वेस्ट हुआ इंडिया के अंदर में पावर जनरेशन एक्टिविटी के लिए, $18 बिलियन अप्रैल 2000 से लेके मार्च 2024 तक, मतलब 2.69% ऑफ द टोटल एफडीआई इन इंडिया को रिप्रेजेंट करता है पावर। और नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान जो मई 2030 में रिलीज हुआ था, 23 में, इसका अनुमान है कि 400 गीगावाट से इंक्रीज होके 600 गीगावाट FY27 तक हो जाएगा, और कहते हैं कि FY32 तक 900 गीगावाट 900 गीगावाट का इंडिया का पावर मार्केट हो सकता है, मतलब जो सप्लाई है पावर की वो हो सकती है। दिस इज द एस्टिमेट विच इज अ CAGR of around 8 to 9% converted into a earning growth of around 13%. Installed capacity, तो as on 30 जून 2024 India's installed renewable energy capacity including hydro जो वाटर है stood at 203 gigawatt representing 45% of the overall installed पावर कैपेसिटी। ये है रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, रेन्यूएबल एनर्जी बास्केट। इसके अंदर में विंड भी आ जाता है, इसके अंदर में सोलर भी आ जाता है, वो सब आ जाता है, तो रिप्रेजेंट्स ऑलमोस्ट 45%। सोलर एनर्जी कंट्रीब्यूट्स अराउंड 85%, फॉलोड बाय 46% फ्रॉम विंड, 10 गीगावाट फ्रॉम बायो, 5 गीगावाट फ्रॉम स्मॉल हाइड्रो पावर एक्सेट्रा। द नॉन हाइड्रो रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन स्टूड एट 15 गीगावाट इन FY20। तो अगर आप ये चार्ट को देखो ना, स्टडी करो, तो आने वाले सालों के अंदर में सोलर का ग्रोथ बहुत फिनोमिनल दिख रहा है, और इसीलिए इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं सोलर के, चाहे वो अडानी लगा रहा है चाहे रिलायंस लगा रहा है, और विंड, ये दोनों का खास बड़ा शेयर है। और कोल और लिग्नाइट जो है, जो कि फॉसिल है, वो धीरे धीरे अपने पेस पे ग्रो कर रहा है। बाकी गैस इज डेफिनेटली नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो, और न्यूक्लियर अभी भी बहुत ही छोटे बेस पे है, तो उसका ग्रोथ जब बाद में नजर आएगा, जब इसमें इनोवेशंस काफी होंगे। कैपेसिटी एडिशंस, तो लास्ट 1-1.5 साल के अंदर में कैपेसिटी बहुत एग्रेसिवली ग्रो की है। पिछले 1 से 1.5 डिकेड, मतलब 10 से 15 साल में 7.4% कैपेसिटी जो है वो ग्रो की है, और दिस इज लार्जली डोमिनेटेड बाय कोल सेगमेंट विच इज 11.2%, एंड द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज RES वो तकरीबन 13% है, और which is obviously पिछले कुछ सालों के अंदर में renewable energy has grown much faster than the coal. RES growth was largely led by solar segment. Solar segment आप देख रहे हैं, सोलर एनर्जी की बातें बहुत हो रही है, और इसलिए स्टॉक्स लाइक सुज़लॉन वगैरह कितना जबरदस्त कर रहे हैं, which saw a robust capacity addition of 60
gigawatt over FY 18-24, while wind capacity additions were subdued at 11 gigawatts due to removal of various incentives and introduction of reverse bidding. तो मेजरली जो ग्रोथ एनर्जी सेगमेंट में आ रहा है वो सोलर के अंदर में आ रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूज एक्सपेंशन इन दिस सेगमेंट. So currently there are nearing 106 gigawatt of total capacity in construction in India. The total 440 में से नए जो आ रहे हैं वो 106 के करीब आ रहे हैं. Of this 19 gigawatt is coming in the coal, हाइड्रो में 17 गीगावाट है और 60 गीगावाट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के अंदर आ रहा है. इसीलिए इतनी बातें हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की, बिकॉज सबसे ज़्यादा डिमांड भी वहीं हो रही है और सबसे ज़्यादा कैपेसिटी भी वहीं पर ही डेवलप हो रहा है. तो ये डेटा अगर आप देखो तो वही डेटा यहाँ पर पिक्टोरियली टेबल के फॉर्म में भी प्रेजेंट किया गया है. इंडिया माना जाता है कि ओवरऑल कैपेसिटी बना लेगा 727 गीगावाट बाय FY 30 और तकरीबन 900 गीगावाट बाय FY 32. ओके, और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो आएगा वो आएगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, जो कि इवेंचुअली बन जाएगा जिसका CAGR होगा तकरीबन 17%. ओवरऑल एनर्जी का ग्रोथ आएगा 8.7% CAGR और रिन्यूएबल एनर्जी का ग्रोथ आएगा तकरीबन 17% CAGR. ये है इंस्टॉल कैपेसिटी, ये FY 20 का इंस्टॉल कैपेसिटी है, ये FY 32 का है. तो आप देखो इंस्टॉल कैपेसिटी में 56% कोल है, रिन्यूएबल एनर्जी 23% है, जो कि FY 32 में एक्सपेक्टेशन है कि ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी का जो सोर्स है वो बढ़ जाएगा vis-a-vis कोल. कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स है, जैसे यूनियन कैबिनेट हैज सैंक्शन PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें 75,000 करोड़ के करीब पैसा इंस्टॉल किया जाएगा रूफटॉप सोलर सिस्टम, और जो भी अपने घर पे इंस्टॉल करेंगे ये उनको 300 यूनिट पर मंथ फ्री दिया जाएगा 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को. और in the budget of 2024, the government power sector initiatives have been allocated fund that are 50% higher than the allocation which was there in previous years. और obviously सबसे ज़्यादा allocation हो रहा है ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर पावर, ग्रीन एनर्जी. ये पूरा जो पावर वाला डिस्कशन है ना, एक बार हम आज एक वार्म अप कर रहे हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फिर उसके बाद एक एक पावर को पकड़ेंगे कि ग्रीन पावर क्या है, हाइड्रोजन क्या है, ये सोलर क्या है, कैसे वर्क होता है. ये पूरा हम लोग इकोसिस्टम को एक एक वीडियो करके समझेंगे, ताकि ये पावर जो कि फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, आज भी ऑलरेडी ये डिमांड में है, बट आने वाले कुछ सालों में बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस ये फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है और हमको इसके बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए, एटलीस्ट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमको होना चाहिए. यही बातें जो है यहाँ पर पिक्टोरियली प्रेजेंटेड है, ग्रोइंग डिमांड, अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज, पॉलिसी सपोर्ट और हायर इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, ये PPT में शेयर कर दूंगा इसके नीचे, वीडियो के नीचे, ताकि अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, इंडिया में पावर डिमांड, ये तो हो गया सप्लाई साइड में कि यहाँ पर काफ़ी सप्लाई आ रहा है और सप्लाई इज लार्जली फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिमांड. तो इंडिया में जो पीक डिमांड है पावर का, जो फाइनेंशियल ईयर 14 से 20 के बीच में देखा जाए तो 8% ग्रो किया है. लेकिन FY 22 से 24 की बात करें, कोविड के बाद में चाइना +1, मैन्युफैक्चरिंग थ्रस्ट, कंजम्पशन थ्रस्ट, इंडिया पूरा चेंज हो गया. कोविड के पहले का इंडिया और कोविड के बाद का इंडिया काफ़ी डिफरेंट हो गया है, बिकॉज थिंग्स हैव रियली प्रोग्रेस्ड क्वाइट वेल इन इंडिया. तो यहाँ पर पीक पावर डिमांड जो है वो 8.8% CAGR से ग्रो किया है पिछले 2 से 3 साल के अंदर में. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड vis-a-vis GDP. जो हिस्टोरिकली देखें तो जो इलास्टिसिटी थी पावर ग्रोथ की vis-a-vis GDP ग्रोथ, वो 0.9 था, और वो उसके बाद FY 13 से लेकर 19 तक का पीरियड का देखें तो वो 0.7 था. लेकिन कोविड के बाद से ये इलास्टिसिटी हो गया 1.1. इसका मतलब जैसे जैसे GDP ग्रो कर रही है, से GDP 10% ग्रो किया तो पावर का डिमांड जो है वो 11% ग्रो करेगा. अगर ऐसा रहा तो ऑब्वियसली सेक्टर में टेलविंड है. टेलविंड का मतलब क्या होता है? यही होता है ना कि अगर कोई भी सेक्टर GDP से ज़्यादा ग्रो करे तो उसमें टेलविंड है, कोई सेक्टर GDP से कम ग्रो करे तो उसमें हेडविंड है. GDP यहाँ पर हम जब ग्रोथ की बात करते हैं ना तो हमेशा GDP प्लस इन्फ्लेशन की बात करते हैं, विच इज़ अ रियल GDP. उससे ही हम इसको कंपेयर करते हैं
कि क्या ये सेक्टर ग्रो कर रहा है, और अगर ज़्यादा ग्रो कर रहा है तो टेलविंड है, और अगर कम ग्रो कर रहा है तो हेडविंड है. So, India's power demand should remain strong, led by rising urbanization, higher penetration of air conditions, scaling up of manufacturing facilities, improving paying capability of end customer. Because customer overall earning सबकी बढ़ रही है, तो they want a better lifestyle, they want to consume more power. आप अपने ही किचन में देख लीजिए, पहले आपका कितने पावर प्लग होते थे किचन के अंदर में. पहले तो इनफैक्ट डरते थे हम लोग कि गैस होता था तो पावर प्लग हम अवॉइड करते थे. 2-4 पावर प्लग होंगे, वो भी नीचे के साइड में कहीं पे. अभी आप देखो आपके किचन के अंदर में कम से कम 15 से 20 पावर पॉइंट्स होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली किचन में भी अप्लाइंसेस जो हो रहे हैं वो सब पावर ओरिएंटेड अप्लाइंसेस, इंक्लूडिंग द गैस जो हम यूज़ कर रहे हैं. नॉट इन ऑल किचन्स बट एटलीस्ट इन योर पेंट्री या जो वो सब एरिया है वहाँ पर तो हम पावर का ही गैस यूज़ कर रहे हैं, इंडक्शन कुकर जिसको कहते हैं, राइट. तो India's peak power demand is expected to grow at the CAGR of 5.2% over FY 24 to 32 and reach 366 gigawatt, which is expected to go up to 700 gigawatt by FY 47. This is basically peak, okay, domestic demand. So electrification of energy key demand driver globally. So ये इंडिया का phenomenon नहीं, actually global demand चल रहा है. तो globally electrification of energy has been a key driver of power demand. IEA जो एजेंसी है जो एनर्जी का डेटा भी प्रेजेंट करती है, इनफैक्ट क्रूड ऑयल का इनका डेटा आता है जिसका मार्केट रिएक्ट भी करता है, एक्सपेक्ट्स इलेक्ट्रिफिकेशन ग्लोबली टू राइज फ्रॉम 18% to 20%, और इसमें वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर इज AI. ओके, EV, AI, ये जो नए चीजें आ गई ना, डेटा सेंटर, ये बहुत पावर कंज्यूम कर रही है. तो in a decade, EV may account for 15% of the India's power demand growth, with two-wheelers, passenger vehicles, commercial vehicles accounting for 9 to and 4% of the demand growth. Whereas 2030 तक EV may account for 2.2 to 3% of global electric demand and a significant 10% of global power demand. तो यहाँ अगर आप डेटा देखो तो डेटा सेंटर्स बहुत पावर कंज्यूम कर रहे हैं. These are all growing इंडस्ट्रीज. EVs बहुत पावर कंज्यूम कर रहे हैं. तो जो स्ट्रक्चर ऑफ पावर सेक्टर है उसमें EV एंड मॉडर्न बिजनेसेस हैव स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द डिमांड, एंड दीज आर वेरी फ्यूचरिस्टिक. इसमें इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव अ नंबर कि इतना डिमांड होगा, होने में तो कुछ भी हो सकता है. तो स्काई इज द लिमिट. Okay, similarly 5G, artificial intelligence, these are the modern demand generator of power, and by 2035 it is estimated that data centers, एक मैंने वीडियो बनाया था डेटा सेंटर पे भी, वहाँ भी हमने थोड़ा पावर की चर्चा की थी. By 2035 it is estimated that data center will account for 15% of India's power demand growth. Okay, ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्लाइड हमारी टीम को मिला. गोल्डमैन सैक ब्रोकर है, उसके कहीं रिपोर्ट में था कि रिन्यूएबल पावर के अंदर में कौन कौन प्लेयर्स हैं और वो क्या कर रहे हैं. तो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स, विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर्स, सोलर EPC प्लेयर्स, रिन्यूएबल डेवलपर्स, पंप स्टोरेज डेवलपर्स, बैटरी मैन्युफैक्चरर्स, ट्रांसमिशन वैल्यू चेन, ये सारे प्लस उनके क्या क्या कंपोनेंट्स और क्या क्या कंपनीज हैं जो इनके अंदर में इन्वॉल्व है. जैसे सोलर मॉड्यूल के अंदर सेल मैन्युफैक्चरिंग में रिलायंस, अडानी, वारी इंजीनियर, विक्रम सोलर, टाटा पावर, सोलर ग्लास के अंदर में बोरोसिल रिन्यूएबल्स, विशाखा रिन्यूएबल्स, असाही, गोल्ड प्लस, ट्रैकर के अंदर में न्यू नेक्स्ट ट्रैकर, जेंसॉल, जस्ट एनर्जी. और मतलब ये बहुत ही अच्छा स्लाइड है. ये मोटा मोटी हमको पूरा इकोसिस्टम का एक क्विक व्यू दे रहा है कि इस इकोसिस्टम के अंदर में कौन कौन से प्लेयर्स है. काफ़ी लिस्टेड है, काफ़ी अनलिस्टेड है, जो इवेंचुअली कभी ना कभी इनकी भी लिस्टिंग आएगी. ओके, अब चलते हैं कंपनीज की बात करते हैं. अगेन एज आई सेड दैट दिस टुडेज प्रेजेंटेशन इज मोर वार्म अप. अपने पूरा सेक्टर के बारे में समझ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज कौन कौन है, क्या ऑपरेट कर रही है, उनके बारे में समझ रहे हैं. दिस इज नॉट अ डिटेल्ड वन सिंगल वीडियो, क्योंकि पावर एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता, उसको मल्टीपल वीडियोस में हमको तोड़ना पड़ेगा. तो एक एक कंपनी पकड़ते हैं और उसको अपने ट्रेडिंग व्यू में ऐड भी करते रहते हैं. बाय द वे ट्रेडिंग व्यू और स्टॉक दोनों में अपने ऐड करेंगे. ये है वो वॉच लिस्ट जहाँ पर स्टॉक्स को हम ऐड करेंगे. तो एक बार राइट क्लिक करता हूँ और ऐड सेक्शन कर लेता हूँ. मैं ऐड सेक्शन में यहाँ पर पावर डाल देता हूँ. ओके, वैसे ये ट्रेडिंग व्यू का वॉच लिस्ट मैं शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी,
और इसके नीचे फिर शेयर कर लूँगा अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ इसमें एनटीपीसी। तो ऐड सेक्शन में एनटीपीसी, तो इसको मैं यहाँ पर ऐड कर लिया। मेरा आइडिया बहुत सिंपल है कि ये जो इन्वेस्टर, ये जो लिस्ट है ना, इन कंपनीज को वीकली चार्ट में देखो, इनका फंडामेंटल भी देखो, इनका रिलेटिव स्ट्रेंथ भी देखो ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम, इनका वैल्यूएशन भी देखो, और इनके अंदर में जब तक स्ट्रेंथ है तब तक इनको रखो। अगर ये गिरे तो नीचे में लेने का मन बना लो, बिकॉज इनके अंदर में थीम है और थीम से कन्विंस्ड है, इसलिए आप इनको नीचे लेने में इंटरेस्टेड है। तो एनटीपीसी एक मैंने ऐड कर लिया यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में, और मैं स्टॉकेज में भी जाता हूँ। मैं दोनों में करता हूँ क्योंकि दो रीजन है। स्टॉकेज डेटा के लिए बहुत अच्छा है, जबरदस्त। स्टॉकेज का जो वॉच लिस्ट है वो मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल वॉच लिस्ट, जबरदस्त वॉच लिस्ट है। इससे काफ़ी चीज़ें करने को मिलती है जो ट्रेडिंग व्यू में नहीं हो पाता है। इनफैक्ट ट्रेडिंग व्यू और स्टॉकेज, आई थिंक ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, मेरा स्टॉकेज लॉग ऑफ हो गया तो उसको मैं लॉग इन कर ले रहा हूँ। बहुत ही सिक्योर्ड है स्टॉकेज, वो आपके प्रोसेस को लॉग इन रखता है ना। क्रिएट वॉचेस, देखिए इतने सारे वॉचेस अपन लोग क्रिएट कर रखे हैं, ये भी एक ऐड कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट थीम्स, वैसे ये फ्री है, इसमें आपके पैसे नहीं लगते हैं। कई लोग बोलते हैं आप स्टॉकेज प्रमोट कर रहे हैं, भाई जो चीज़ फ्री है वो तो बता ही सकते हैं आपको। पेड है तो है, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अगर थोड़ा बहुत अपने सब्सक्रिप्शन के बारे में बता भी देंगे तो आपका क्या जाएगा, आप ले लीजिए। ऑलराइट, एनटीपीसी ओके। तो ऐसे करके हम सारे स्टॉक्स को ऐड करते रहेंगे। तो अभी मैं नहीं करूंगा, अभी बात कर लेते हैं, बाद में इस वीडियो के बाद में मैं ऐड कर लूंगा। एनीवेज आपको ट्रेडिंग व्यू का वॉच लिस्ट मिल जाएगा। तो एनटीपीसी इज इंडियाज लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी। एनटीपीसी इज प्राइमरी इन्वॉल्व्ड इन जनरेशन एंड सेल ऑफ बल्क पावर टू स्टेट बोर्ड यूटिलिटीज, ठीक है। इट ऑपरेट्स एन एक्सटेंसिव पोर्टफोलियो ऑफ कोल बेस्ड, गैस बेस्ड, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। द कंपनी हैज सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन of renewable energy to support India's clean energy transition. Okay, NTPC का 70% मार्केट शेयर है पावर कैपेसिटी में, और 24% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में एनटीपीसी का रोल है। 91% ऑफ इट्स रेवेन्यू कम्स फ्रॉम बल्क पावर सेल एंड 9% कम फ्रॉम कंसल्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, पावर ग्रिड। पावर ग्रिड इज अ महारत्न CPSU एंड इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कंपनी। मतलब एक जगह से दूसरा जगह लेके जाने का जो ट्रांसमिशन का जर्नी है वो पावर ग्रिड करता है। द कंपनी मूव्स लार्ज ब्लॉक ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल जनरेशन एजेंसीज इन एरिया दैट हैव सरप्लस पावर टू लोड सेंटर्स विद इन एंड अक्रॉस रीजन्स। इट इज ओन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसका भी काफ़ी फोकस अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ है, EV चार्जिंग स्टेशन की तरफ है। ट्रांसमिशन चार्जेस इसका रेवेन्यू है, कंसल्टेंसी 90%, बाकी कंसल्टेंसी और टेलीकॉम से कुछ ये रेवेन्यू कमाती है। अडानी इंटरप्राइज, अडानी ग्रीन एनर्जी सेल्स द पावर जनरेटेड फ्रॉम विंड पावर प्रोजेक्ट अंडर PPA. It is also engaged in the sale of solar and wind power equipments, project management consultancy and other related ancillary services. FY24 को देखें तो इंडिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल पावर प्रोड्यूसर अडानी ग्रीन है। It's a second largest solar power developer in the world. Okay, the company is part of Adani Group. 56% stake Adani जी के पास है, और 84% of its revenue come from power supply, 16% come from power equipment. Okay. सिमिलरली एक और अडानी कंपनी है, अडानी पावर। ये इंडिया का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्रोड्यूसर है विद अ करंट कैपेसिटी ऑफ 15,210 मेगावाट in 8 power plant. The company accounts for 6% of India's total power generation from thermal power and 16% of all the power generated by private sector thermal power plant of FY23. इसका रेवेन्यू जो 98% पावर जनरेशन से आता है और 2% ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अदर से आता है। तो अदानी ग्रीन जो है वो रिन्यूएबल में बड़ी है, अदानी पावर जो है वो जनरेशन, जो थर्मल जनरेशन है वहाँ पर काफ़ी बड़ी है। ओके, टाटा पावर ये एक पूरी इंटीग्रेटेड कंपनी है जो कि जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब में इन्वॉल्व है। इसका विजन है कि 1 लाख EV चार्जिंग स्टेशन बनाना है 2025 तक। इट्स अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड
द कंपनी इज लीडर इन द चार्जिंग सेगमेंट एज ऑन डेट। इसका रेवेन्यू में 32% थर्मल और हाइड्रल से आता है, 14% रिन्यूएबल से आता है, 54% जो रेवेन्यू है वो डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। जो महाराष्ट्र या वेस्ट साइड में है उनको पता है कि टाटा पावर जो है अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में माना जाता है। JSW एनर्जी ये होल्डिंग कंपनी है JSW के एनर्जी वर्टिकल के लिए। इट्स इन्वॉल्व्ड अगेन इन जनरेशन ऑफ पावर इन कर्नाटका, महाराष्ट्र, नंदयाल, सलबोनी। इस कंपनी ने काफी केपेक्स किया है अभी। दे हैव बिग प्लान्स। 19,360 करोड़ का केपेक्स है जो ऑलरेडी 11,317 करोड़ ये स्पेंड कर चुके हैं। और इसका एम है कि ये 4.6 गीगावाट से 10 गीगावाट की कैपेसिटी बिल्ड करें। और ये भी काफी फोकस कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी में एंड स्पेशली हाइड्रो के अंदर में। कंपनी का पी देखोगे तो महंगा दिखेगा बिकॉज इनके काफी केपेक्स हो चुके हैं और रेवेन्यू जो है फ्यूचर में लाइंड अप है। अगेन अडानी की एक और ग्रुप कंपनी है अडानी एनर्जी सोल्यूशन, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में काम करती है। पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्मार्ट मीटरिंग, कूलिंग सॉल्यूशंस। इसका रेवेन्यू स्प्लिट है तकरीबन 62% इज फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन, 31% फ्रॉम ट्रांसमिशन एंड 7% फ्रॉम अदर। NHPC ये गवर्नमेंट की फ्लैगशिप कंपनी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के अंदर में इन्वॉल्व है। ये बल्क पावर बेचती है, पावर स्टेट पावर को। 7,000 मेगावाट इज इंस्टॉल कैपेसिटी, उसमें से 6,900 जो है वो हाइड्रो है, बाकी रिन्यूएबल एनर्जी है। इट कंट्रीब्यूट्स टू 15% ऑफ इंडियाज इंस्टॉल्ड हाइड्रो पावर ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस। सो अगर आपको इंडिया में हाइड्रो पावर के ऊपर में बेट करना है तो NHPC इज द कंपनी। बट हाँ, PSU है, ये प्रॉब्लम है। SJVN ये भी एक PSU है जो कि 6 इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में एक्टिव है। गवर्नमेंट 60% स्टेक होल्ड करती है और इसमें मेजरली ये सप्लाई करती है पावर टू स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड्स, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल से 25% रेवेन्यू, 19% यूपी पावर से, JNK से 12%, पंजाब स्टेट से 9% और बाकी लोगों से 35% है। इसके भी काफी एग्रेसिव केपेक्स प्लान है एंड दे हैव आल्सो फॉरवर्ड इनटू ग्रीन एनर्जी थ्रू देयर सब्सिडियरीज। CSE एक कैलकाटा बेस्ड कंपनी है, ये भी पावर जनरेशन में है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में ये सामने दिखते हैं। पावर जनरेशन में इनका लार्जली पावर जनरेशन जो है वो फॉसिल फ्यूल्स है। इनके पास तकरीबन 35 लाख कस्टमर्स है, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज, एंड 97% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड 2% फ्रॉम मीटर एक्सेट्रा। KEC इंटरनेशनल ये भी RPG गोइंका RPG ग्रुप का पार्ट है, जो कि टर्न की प्रोजेक्ट्स लेती है, EPC प्रोजेक्ट्स लेती है, जिसमें पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवेज, सिविल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब के प्रोजेक्ट्स वो लेती है टर्न की बेसिस पे। EPC का मतलब हो गया वो पूरा राइट फ्रॉम कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, पूरा काम वो करती है, बट किसके बिहाफ में करती है। इसका 110 कंट्रीज में फुटहोल्ड है और 300 प्रोजेक्ट्स इनके ऑलरेडी चल रहे हैं। इनका रेवेन्यू में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से 51%, सिविल 21%, रेलवेज 15% एंड अदर्स 13%। कल्पतरु पावर इज सिमिलर टू KEC, ये भी प्रोजेक्ट्स लेते हैं, EPC प्लेयर हैं, प्रोजेक्ट्स लेते हैं और प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं किसी और के बिहाफ में। इनका जो ऑर्डर बुक है काफी हेवी ऑर्डर बुक है, इनफैक्ट 47,300 करोड़ का ऑर्डर बुक ऑलरेडी इनका है। 61% इज फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोजेक्ट एंड 39% इज फ्रॉम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। इनके मेजरली जो प्रोजेक्ट कन्वर्जन है वो है ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज, वाटर, अर्बन इंफ्रा। तो लार्जली दे आर इनटू प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो ये तो मोटा मोटी हमको कुछ कंपनीज के बारे में पता लगा। लेट मी अगेन थैंक ऑल दी सोर्सेज जहाँ से हमने रिपोर्ट लिया है, चाहे वो ब्रोकर है, इन्वेस्टेक, मोतीलाल, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के वेबसाइट से लिया, गोल्डमैन सैक्स से लिया, स्टॉकेज के पास कई रिपोर्ट डेटा पॉइंट्स है, रिसर्च गेट, पावर वाटर, बहुत सारे वेबसाइट्स कंपनी की रिपोर्ट्स, वहाँ से हमने ये सारा इन्फॉर्मेशन लिया और आपको प्रेजेंट किया। अगेन दिस इज फर्स्ट वीडियो जहाँ पर हम इन कंपनीज के बारे में जान गए। मैं ट्रेडिंग व्यू में इसको अपडेट कर दूंगा, लिस्ट को स्टॉकेज में मैं अपडेट कर लूंगा और फिर इनको ट्रैक करना चालू करूंगा। याद रखिएगा, थ्योरी एक ही है, जब तक मोमेंटम है, जब तक इनमें अर्निंग ग्रोथ है, मुझे रखने में कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन मार्केट गिरेगा, ये थीम में मैं कन्विंस होगा, तब मैं इसमें पार्टिसिपेट करूंगा क्योंकि मैं थीम से कन्विंस्ड हूँ। दिस इज द फ्लो, दिस इज द फॉर्मेट आई हैव, एंड सम पीपल दे आर लाइकिंग दिस, सम पीपल दे आर यूजिंग इट फॉर देयर बेनिफिट। आई होप आप भी इसको यूज करेंगे अपने बेनिफिट के लिए। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। आई होप यू आर लाइकिंग दिस, आई एम लविंग दिस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत लर्निंग मिल रही है।
और आपके साथ और जुड़ने का मौका मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। आई होप यू आर फाइंडिंग वैल्यू इन दिस। थैंक यू, बाय, जय हिंद।